जय हिंद दोस्तों, मैं राज पंचेश्वर पंत स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं पुराने पेपर के बारे में। सभी को पता है अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और एसएससी जीडी में जो है वो 25 मैथ्स पूछा जाएगा, 25 रीजनिंग पूछा जाएगा और 25 हिंदी पूछा जाएगा और 25 जो है वो जीके पूछा जाएगा। तो हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के पुराने पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। एसएससी जीडी के पुराने पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। उसमें एक वीडियो में 25 मैथ्स सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 25 रीजनिंग सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 25 हिंदी सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट आज जो हम करने वाले हैं 25 जीके को करने वाले हैं। 25 जीके आज हम पूरी तरह से इसको एनालाइज करेंगे कि किस तरह के जीके आते हैं एसएससी जीडी में और इसी के आसपास की ही चीज़ें उठाएगा वो। ठीक, तो हम करने वाले हैं 25 जीके एसएससी जीडी के लिए और उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताने वाला हूँ, तो उनको ध्यान से देखिएगा ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे कई क्वेश्चन तैयार हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या आया था। ये पेपर है, पुराना पेपर है और इसमें 25 जीके हम करने वाले हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जीके का, खालिस्तान हिमालय की सबसे महत्तम पर्वतमाला है। खालिस्तान क्वेश्चन पहला था, खालिस्तान हिमालय की सबसे महत्तम पर्वतमाला है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, खालिस्तान हिमालय की सबसे महत्तम पर्वतमाला है। ऑप्शन में दिया था हिमाद्री, ऑप्शन में हिमाद्री दिया था, ऑप्शन में पीर पंजाल दिया था और ऑप्शन में कैलाश दिया हुआ है और नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है शिवालिक। यदि इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको आता है तो वीडियो को पॉज करना है और आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। खालिस्तान हिमालय की सबसे महत्तम पर्वतमाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शिवालिक, इसका सही आंसर होगा शिवालिक। हम आगे भी देखने वाले हैं, इसका सही आंसर होगा शिवालिक। देखते हैं, समझते हैं हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, इसको हम इस तरह से समझेंगे। ये जो है इस तरह से भारत का मैप है, भारत का मैप है। तो दोस्तों सभी को पता है कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर जो होता है ये वाला, ये जो है ये ट्रांस हिमालय कहते हैं, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। और इसके बाद ये वाली श्रेणी, इसको वृहत हिमालय कहते हैं, इसे वृहत हिमालय कहते हैं। और ये वाली जो श्रेणी है इसको हम लघु हिमालय कहते हैं और उसके नीचे वाली जो श्रेणी है उसको हम कहते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो क्वेश्चन यही से था कि हिमालय का सबसे महत्तम पर्वतमाला है, तो हिमालय का सबसे महत्तम पर्वतमाला है शिवालिक। शिवालिक सबसे नीचे की ओर है, उसे हम महत्तम पर्वतमाला कहेंगे। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। इस तरह से हमने चारों देखा, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। वृहत हिमालय को महान हिमालय कहते हैं और लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं, याद रखना है। और शिवालिक को महत्तम हिमालय कहते हैं, ये याद रखना है। तो दोस्तों यदि इसमें देखें तो यहाँ ट्रांस हिमालय जो आता है, ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम पर्वत है, ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम पर्वत है और ट्रांस हिमालय में ही आता है केटू। इसको हम केटू पर्वत कहते हैं, केटू पर्वत या गार्डविन आस्टिन कहते हैं, गार्डविन आस्टिन। तो याद रखना है, ये पूछा जाएगा आगे भी। यदि इस तरह से क्वेश्चन उठ रहे हैं तो क्लियर है कि आगे भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो याद रखना है, ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम पर्वत श्रेणी है और केटू पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के भाग यदि पूछा जाता है तो ये दोनों है। हमें पता है
कि K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ हम जानते हैं यदि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे है, नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, ये सबसे ऊंची चोटी है। और यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो हमें लगाना है K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन आस्टन कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, तो याद रखना है ट्रांस हिमालय के भाग है काराकोरम और K2। इसके बाद हम देखते हैं बृहत हिमालय को ही महान हिमालय कहते हैं। और इसी श्रेणी में स्थित है माउंट एवरेस्ट, इसी श्रेणी में स्थित है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के बारे में सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट को कोमोलंगमा भी कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को कोमोलंगमा भी कहते हैं और माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सागर माथा। ये याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मैंने बताया ही 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। साथ ही याद रखना है माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले, माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी का नाम याद रखना है, एडमंड हिलेरी। और नोरगे, तेंजिंग नोरगे। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति याद रखना है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे, ये दोनों को याद रखना है। ये 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हमें याद रखना है जुंको तबई, ये जापान की है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला यदि पूछता है तो पहली भारतीय इंडियन फीमेल जो है वो है बछेंद्री पाल। तो इतनी चीजें याद रखना है माउंट एवरेस्ट से। इसके बाद हम देखते हैं लघु हिमालय। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय में मध्य का भाग कौन सा है, तो मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है, इसे याद रखना है। और यदि पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन आया था हिमालय की महत्तम पर्वतमाला है, तो हमारा आंसर क्या होगा, शिवालिक। इस क्वेश्चन से हम कितने सारे क्वेश्चन बना पाए, ये सारे क्वेश्चन जो है याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आगे बनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है भारत में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है। ऑप्शन था नगद लेन देन, पहला ऑप्शन था नगद लेन देन, दूसरा ऑप्शन था क्रेडिट कार्ड, तीसरा ऑप्शन था पेटीएम, और चौथा ऑप्शन था एटीएम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। एटीएम जो है ये डिजिटल लेन देन के अंतर्गत आता है, पेटीएम भी आता है, क्रेडिट कार्ड भी आता है, और नगद लेन देन कैश जैसे हम बोलेंगे नगद लेन देन, तो ये जो है ये डिजिटल में नहीं आता, डिजिटल लेन देन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, नगद लेन देन जो है वो डिजिटल लेन देन नहीं है, बाकी सब ये क्या है, डिजिटल लेन देन है। इसमें हम देखते हैं पेटीएम के बारे में पूछा जाता है, तो पेटीएम की स्थापना होती है 2010 में, ये याद रखना है। पेटीएम के संस्थापक पूछा जाता है तो बताना है विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम का हेड ऑफिस मुख्यालय पूछा जाता है तो नोएडा उत्तर प्रदेश बताना है, नोएडा यूपी बताना है पेटीएम के बारे में। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं एटीएम को। एटीएम में क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो सभी को पता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। जॉन सेफर्ड को एटीएम का जनक कहते हैं क्योंकि सबसे पहली बार एटीएम बनाया था जॉन सेफर्ड ने। तो इस क्वेश्चन में इतना ही याद रखना है पेटीएम के बारे में।
इसकी स्थापना कब होती है, इसका संस्थापक कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। और एटीएम के बारे में याद रखना है, इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। जॉन सेफ्रार्ड इसके संस्थापक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन था भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में था, ये तो सभी को पता ही है, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन में थे, महात्मा गांधी ऑप्शन में थे, और ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक ये ऑप्शन में था, और ऑप्शन में था जवाहरलाल नेहरू। तो ये सभी को इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अभी इसमें लौह पुरुष के नाम से पूछा है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी पूछ सकता है, तो याद रखना है आयरन मैन ऑफ इंडिया यही है लौह पुरुष। लौह पुरुष को ही हम क्या कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले, याद रखना है पूछा जाता है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये याद रखना है। अभी वर्तमान में उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया है। मोंटेक्सी अहलुवालिया ये अंतिम मोंटेक्सी अहलुवालिया अंतिम प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद ही प्रधानमंत्री का पद जो है वो हटा दिया गया है। फिर याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि भारत में एकीकरण का जनक किसे कहते हैं। भारत में एकीकरण का जनक कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि 500 से अधिक 500 प्लस देसी रियासतों को एक करने में इनका खास योगदान रहा है। 500 प्लस देसी रियासतों को एक करने में इनका खास योगदान रहा है। तो पूछा जाता है 500 प्लस देसी रियासतों को एक करने में किसका खास योगदान था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इतनी चीज़ें याद रखना है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में याद रखना है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सभी जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पे बना है, गुजरात में बना है। कौन सी नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। ये याद रखना है। कितनी ऊंचाई है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूछेगा ये किसकी मूर्ति है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, ये सभी चीज़ों को याद रखना है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम इसको कहेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जबकि सभी को पता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में है, वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूछता है तो अमेरिका लगाना है न्यूयॉर्क, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछता है तो गुजरात जाना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि खालिस्तान 2018 में ऑस्कर खालिस्तान 2018 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए जाने वाली भारतीय फिल्म कौन सी थी। 2018 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए जाने वाली भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो इसमें ऑप्शन है, राजी दिया हुआ है, क्या राजी मूवी थी, क्या जीरो मूवी थी, या फिर न्यूटन मूवी थी, या फिर संजू मूवी थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2018 का पूछा है, क्योंकि इसी के आसपास एग्जाम हुआ था। तो 2018 में ऑस्कर के लिए भारतीय फिल्म नॉमिनेट होने वाली न्यूटन मूवी थी। इतनी चीज़ें याद रखना है। अब हम करंट की बात करते हैं ऑस्कर की। तो ऑस्कर की स्थापना होती है 1929 में, याद रखना है। ऑस्कर की स्थापना पूछा जाता है, ठीक याद रखना है। ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2021 में ऑस्कर अवार्ड से किसे दिया गया, 2020 में किसे दिया गया, 2019 में किसे दिया गया, और 2018 में किसे दिया गया, ये याद रखना है। तो 2020 में दोस्तों
नोमैडलैंड को ये ऑस्कर अवार्ड मिला है 2021 का। 2020 का याद रखना है, एक साल पीछे का 2020 का याद रखना है। पैरासाइट को ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया 2020 का। 2019 का याद रखना है, ग्रीन बुक को ऑस्कर अवार्ड दिया गया। और 2018 को द शेप ऑफ वाटर को ऑस्कर अवार्ड दिया गया। तो हमें कम से कम ये दो तो याद रखना पड़ेगा, नोमैडलैंड और पैरासाइट जो है दक्षिण कोरियाई फिल्म है पैरासाइट 2020 का, इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। फिर यदि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा था उसी तरह से यदि हम देखें तो 2021 में जलीकट्टू भारत की तरफ से जलीकट्टू मूवी को ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया था, ठीक। और 2020 में किसे भेजा गया था, तो गली बॉय को याद रखना है, गली बॉय को भेजा गया था 2020 भारत की तरफ से। गली बॉय को 2020 में ऑस्कर के लिए भेजा गया था और 21 में भेजा गया था जलीकट्टू को। 2000 में दोस्तों सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि 2019 में कौन सी मूवी को भेजा गया था। 2018 का ये पूछा है, 2018 में भेजा गया था न्यूटन को। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आसपास की चीज़ों को यदि हम समेटने की कोशिश करें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी में याद रखना है कि प्रथम भारतीय महिला ऑस्कर पाने वाली, तो भानु अथैया का नाम याद रखना है, भानु अथैया का नाम याद रखना है। पहली महिला ऑस्कर पाने वाली भारतीय महिला, पहले भारतीय मेल जिन्हें ऑस्कर मिला सत्यजीत रे, इनको याद रखना है। सत्यजीत रे पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने ऑस्कर मिला, और पहली महिला भानु अथैया जिनको ऑस्कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पूछा गया था लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी खालिस्तान के प्रति सत्ताधारी होती है। ऑप्शन में था न्यायपालिका, ऑप्शन में नेता, और विपक्ष दिया हुआ था, और दिया हुआ था जनता। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन सभी को बन गया होगा। लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा जनता। ठीक, अब हम यहाँ बात हुई है तो देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा और राज्यसभा से क्या क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना है लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, इसको उच्च सदन कहा जाता है। ये अस्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग हो सकता है, ये स्थायी सदन होता है। ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष। ये याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक खालिस्तान है, ये पूछा गया था। ऑप्शन में दिया था B.R. अम्बेडकर, अरविंद घोष ऑप्शन में दिया था, राजा राम मोहन राय ऑप्शन में दिया था, और विवेकानंद ये ऑप्शन में दिया था। तो दोस्तों याद रखना है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय है। अब हम देख लेते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये याद रखना है। यहाँ से याद रखना है राजा राम मोहन राय कौन सी पत्रिका निकालते हैं? बंगदूत। ये याद रखना है, बंगदूत पत्रिका किसने निकाला पूछा जाता है, ये याद रखना है। संवाद कुमैदी याद रखना है, संवाद कुमैदी किसने निकाला? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वो विदेश में होती है, तो याद रखना है
ब्रिस्टल जो लंदन में एक जगह है, यहाँ पे राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है। तो और राजा राम मोहन राय से पूछा जाता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, तो ये याद रखना है अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। ठीक, इतनी चीजें याद रखना है इस क्वेश्चन से। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दोस्तों हर एक क्वेश्चन में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइम अभाव के कारण मैं बहुत कम बता पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, इनमें से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु नहीं है ये पूछा था। ऑप्शन में दिया था सोल्डर, नेक्स्ट दिया था चांदी, और ऑप्शन में दिया था कांसा, और ऑप्शन में दिया था पीतल। ये 4 ऑप्शन थे। यहाँ में से इनमें से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, तो मिश्र धातु सोल्डर है, कांसा है, पीतल भी है। मिश्र धातु क्या है, नहीं है, चांदी नहीं है। मिश्र धातु चांदी नहीं है। हम देखते हैं सोल्डर मिश्र धातु है, क्योंकि सोल्डर किससे मिलकर बना होता है, तो ट्रिक याद रखना है, छोटी सी ट्रिक है, 100 Tc याद यदि हम रखते हैं तो इससे सोल्डर हो जाता है सोल्डर, और इससे होता है टिन, और इससे होता है सीसा। तो जो है सोल्डर जो है टिन और सीसा से मिलकर बना है। टिन और सीसा याद रखना है, टिन को हम Sn कहते हैं और सीसा को Pb कहते हैं। यदि हम यहाँ देखें कांसा, तो कांसा भी एक मिश्र धातु है। इसके लिए ट्रिक याद रखना है काटता, तो का से कांसा आ जाएगा, और इससे आ जाएगा टिन, और इससे आ जाएगा तांबा। तो तांबा और टिन से मिलकर बना है कांसा। तो याद रखना है टिन को हम Sn कहते हैं और तांबा को Cu कॉपर कहते हैं। इसके बाद याद रखना है पीतल को, पीतल भी मिश्र धातु है। पीतल से पिताजी याद रखना है, पी से पीतल आ जाएगा, और ता से तांबा आ जाएगा, और इससे आ जाएगा जिंक आ जाएगा। ठीक, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है क्या, पीतल। तो इन चीजों को याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद पूछा गया था अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई, ये इतिहास से क्वेश्चन था। प्लासी की लड़ाई खालिस्तान सन में लड़ी गई, खालिस्तान सन में लड़ी गई। तो ये सभी को याद है। ऑप्शन में दिया था 1957, 1857 और 1757। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। किसके बीच होता है, ये होता है सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ही प्लासी की लड़ाई होती है। तो अब याद रखना है 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। प्लासी पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ये याद रखना है, प्लासी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। साथ में एक युद्ध याद रखना है बक्सर की लड़ाई, बक्सर पड़ता है बिहार में, बक्सर बिहार में पड़ता है। और बक्सर की लड़ाई जो है 1764 में हुई थी। इस समय अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, ये याद रखना है, हेक्टर मुनरो ये अंग्रेज सेनापति रहता है उस समय। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन पूछा था, खालिस्तान ने सौर मंडल की खोज की, खालिस्तान ने सौर मंडल की खोज की, खालिस्तान ने सौर मंडल की खोज, खालिस्तान ने सौर मंडल की खोज की। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये इसका सही आंसर होगा कॉपरनिकस, कॉपरनिकस जो है इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। तो सौर मंडल की खोज में कॉपरनिकस का नाम आता है। और यदि यहीं पे पूछे ग्रहों की गति की खोज, ग्रहों की गति की यदि खोज पूछता है, तब हमें आंसर देना है केपलर। ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ग्रहों की गति की खोज केपलर याद रखना है, और सौर मंडल की खोज याद रखना है कॉपरनिकस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में जल परिवहन के लिए, पौधों में जल परिवहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी है, पौधों में जल परिवहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी है। तो इसमें दिया हुआ था हरित लवक, पहला ऑप्शन था हरित लवक, दूसरा ऑप्शन था
तीसरा ऑप्शन था नशे, चौथा ऑप्शन था जाइलम। तो दोस्तों ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जल परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है? जाइलम इसका सही आंसर किया जाता। जाइलम जल परिवहन के लिए पूछता है तो जाइलम लगाते हैं। और यदि पौधों के विभिन्न भाग तक भोजन और बने हुए भोजन और लवण को कौन लेके जाता है, तब हम आंसर लगाते हैं फ्लोएम। ठीक, याद रखना है फ्लोएम और जाइलम दोनों को संयुक्त रूप से संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन ऊतक कहते हैं, तो याद रखना है भोजन और लवण को लेके जाता है फ्लोएम, और जा से जाइलम और जा से जल याद रखना है। तो जल परिवहन के लिए जिम्मेदार है कौन? जाइलम। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निर्वाचन आयोग के प्रमुख को खालिस्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, निर्वाचन आयोग के प्रमुख को खालिस्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ था केंद्रीय सरकार, ऑप्शन में दिया हुआ था राज्य सरकार और भारत का न्यायाधीश, और ऑप्शन में दिया हुआ था भारत का राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? राष्ट्रपति। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो याद रखना है सुशील चंद्रा जो है वर्तमान में ये निर्वाचन आयुक्त है। याद रखना है निर्वाचन आयोग की बात हुई है तो निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। निर्वाचन आयुक्त में एक मुख्य आयुक्त होता है और 3 अन्य आयुक्त होते हैं। यहाँ से पूछा जाता है भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो याद रखना है सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में सुशील चंद्रा। और निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, शहनाई वादक भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक इनमें से कौन है? भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक इनमें से कौन है? तो ऑप्शन में था बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन में बिस्मिल्लाह खां, और बिस्मिल्लाह खां इसका सही आंसर है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां है। तो और भी शहनाई वादक है, उन्हें याद रखना है बिस्मिल्लाह खां, दया शंकर ये भी है, अली हुसैन, अली हुसैन ही नाम है उनका, अली हुसैन ये भी शहनाई वादक है। दोस्तों यहाँ से पूछता है शहनाई के साथ साथ सरोद वादक के नाम, तो सरोद वादक के नाम पे याद रखना है अमजद अली खां का नाम याद रखना है। दूसरा याद रखना है अकबर अली खां याद रखना है। हाफिज अली खां का नाम याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। और पूछा जाता है जतिन भट्टाचार्य ये भी, और सबसे इम्पोर्टेंट भीमसेन जोशी ये भी क्या है? सरोद वादक है। तो एक वीडियो में मैं जितने भी वादक हैं उनको ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। फिलहाल इतना ही याद रखना है इसमें, भीमसेन जोशी जिनको भारत रत्न दिया गया है, और बिस्मिल्लाह खां इनको भारत रत्न के साथ साथ भारत रत्न और पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है। आज के वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे और भी कुछ रह गए हैं, लेकिन टाइम अभाव के कारण हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, ताकि और भी लोग इसमें जुड़ पाएँ, देख पाएँ। और कमेंट्स करके बताइए कि इस तरह से पुराना पेपर सॉल्व करना सबसे ठीक है या इसमें कोई कमी है, सारी चीज़ें बताना है।